राणा सांगा का इतिहास और जीवन परिचय। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह है। इतिहास के शूरवीर और पराक्रमी शासकों में इनका नाम सम्मान से लिया जाता है। राजस्थान में कई महान शासकों ने जन्म लिया है। राणा सांगा का नाम उन्हीं में से एक है। उन्हें त्याग, बलिदान और समर्पण के लिए जाना जाता है। यह भारत के एक शूरवीर योद्धा रहे हैं और इनके पीछे का इतिहास बहुत रोचक रहा है। राणा सांगा का जन्म और इतिहास। महाराणा संग्राम सिंह का जन्म 12 अप्रैल 1484 में चित्तौड़ राजस्थान के राजा राणा रायमल के यहाँ हुआ। इनके 3 पुत्र हुए, कुंवर पृथ्वीराज, जगमाल तथा राणा सांगा। उन्होंने सन 1509 से 1528 में उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा के रूप में राज किया। राणा सांगा अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। मेवाड़ के सिंहासन के लिए तीनों भाइयों में संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसके कारण राणा सांगा मेवाड़ छोड़कर अजमेर पलायन कर जाते हैं। वहां करमचंद पंवार की सहायता से 1509 में मेवाड़ राज्य प्राप्त करते हैं। राणा सांगा मध्यकालीन भारत के अंतिम एवं हिंदुओं के सबसे शक्तिशाली शासक रहे। राणा सांगा ने 1527 में राजपूतों को एकजुट करने का कार्य किया और बाबर से युद्ध किया। बाबर के साथ खानवा के युद्ध में उन्होंने इसके साथ लड़ाई लड़ी। उस युद्ध में राणा सांगा ने अपनी सेना के साथ जीत प्राप्त की थी, लेकिन उस युद्ध में राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर में 80 से भी अधिक घाव लगे और उनका एक पैर और हाथ बुरी तरह से जख्मी हुआ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत तक लड़ाई करते रहे। उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष। राणा सांगा के पिता महाराणा रायमल के 13 पुत्र एवं 2 पुत्रियां थी और उन 13 पुत्रों में पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह के नाम विशेष थे। महाराणा रायमल इन्हीं 3 राजकुमारों में से एक को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। दूसरी ओर महाराणा रायमल के चाचा सारंगदेव भी अपने आप को राज्य का अधिकारी मानते थे। कहा जाता है कि जब यह तीनों राजकुमार अपनी जन्मपत्री लेकर एक ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो ज्योतिषी इन राजकुमारों में से संग्राम सिंह, जिसे राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है, उनके राज्यों को बड़ा बलिष्ठ बताते हैं। इसे सुनकर पृथ्वीराज बहुत नाराज होते हैं और वे अपने तलवार को निकालते हैं और राणा सांगा पर वार कर देते हैं, जिस कारण राणा सांगा की एक आंख फूट जाती है। इसी बीच सारंगदेव वहां पर पहुंचते हैं और वे सुझाव देते हैं कि क्यों ना जन्मपत्री को भीमल गांव के चारण जाति की पुजारिन को दिखाया जाए। वह बहुत ही चमत्कारी है, वह सही सी ज्योतिषी करेगी। उसके बाद वे राजकुमार उस पुजारिन को अपना जन्मपत्री दिखाते हैं। वह पुजारिन भी पहले वाले ज्योतिषी की बात का समर्थन करती है और वह भी राणा सांगा के ही राज्यों को बलिष्ठ बताती है, जिसके बाद उन राजकुमारों में आपस में युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें राणा सांगा वहां से भागकर सवंतरी गांव पहुंच जाते हैं, जहां पर राठौर बिंदा नाम के एक व्यक्ति राणा सांगा को शरण देते हैं। लेकिन राठौर बिंदा बाद में जयमल के साथ युद्ध में मारे जाते हैं, जिसके बाद राणा सांगा पर और भी खतरा आ जाता है, जिससे वह अपनी जान बचाने के लिए अजमेर पहुंच जाते हैं और अजमेर में करमचंद पंवार की पनाह लेते हैं। वहां पर वे कुछ समय तक अज्ञातवास में रहते हैं और इसी बीच अपनी शक्ति को भी संगठित करते हैं। इस दौरान पृथ्वीराज की भी मृत्यु हो जाती है और जयमल भी सोलंकियों के साथ युद्ध में मारा जाता है। इसके अतिरिक्त सारंगदेव की भी हत्या पृथ्वीराज के द्वारा हो गई होती है। इस प्रकार संग्राम सिंह के लिए रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाता है, जिससे वे वापस अजमेर से आते हैं और राणा सांगा का राजतिलक होता है।
इस तरीके से वे 27 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के राज्य के शासन का बागडोर अपने हाथों में लेते हैं। महाराणा सांगा का शासनकाल। महाराणा सांगा ने सभी राजपूत राज्यों को एकत्र करने का कार्य किया और एक बेहतर संगठित संघ का निर्माण किया। महाराणा संग्राम सिंह साल 1509 में मेवाड़ की राजगद्दी में उत्तराधिकारी के रूप में आसीन हुए। उन्होंने अपने प्रयास से सभी राजपूत राज्य के राजाओं को एक छत के नीचे लाने का कार्य किया। सभी राजपूत राज्यों से संधि करके अपना साम्राज्य उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में मालवा तक अपना राज्य बढ़ाया। उस समय उनका राज्य मालवा, दिल्ली, गुजरात के मुगल सुल्तानों के कब्जे से घिरा था, लेकिन उन्होंने इन सभी का सामना किया। इस तरह से पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर ग्वालियर, भरतपुर तक अपना राज्य विस्तार किया। उस समय मुस्लिम साम्राज्य का ज्यादा विस्तार था। वह मुस्लिम सुल्तानों की 150 वर्ष की सत्ता को छीनने में लगे थे। यह सब करने के पश्चात इतने बड़े क्षेत्रफल हिंदू साम्राज्य को कायम किया। राणा सांग ने दिल्ली सुल्तान रहे इब्राहिम लोदी को खातौली व बाड़ी के युद्ध में 2 बार युद्ध में परास्त किया और उन्हें हराया। उन्होंने अपने युद्ध के दौरान गुजरात के सुल्तान को हराया और मेवाड़ पर राज्य करने से रोक दिया। खानवा के युद्ध में उन्होंने बाबर को हराया और दुर्ग जीत लिया। इस प्रकार राणा सांगा ने अपने जीवन के इतिहास में कई राज्य पर विजय प्राप्त की और कई शासकों को हराया है। 16वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में राजा सांगा का नाम लिया जाता है। इतिहास में उनकी गिनती वीर राजाओं के रूप में की जाती है। खतौली का युद्ध। महाराणा सांगा ने जीवन में कई युद्ध लड़े, लेकिन उनके द्वारा लड़ा गया खातौली का युद्ध आज भी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। खातौली पीपलदा, कोटा में स्थित है। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई थी जब महाराणा सांगा अपने साम्राज्य के विस्तार में लगे हुए थे। दरअसल 1517 में दिल्ली में सिकंदर लोदी की मौत के बाद इब्राहिम लोदी उत्तराधिकारी बना। इब्राहिम लोदी बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जब उसे पता चला कि महाराणा सांगा बहुत तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, तो उसे डर लगा कि कहीं महाराणा सांगा दिल्ली तक अपने साम्राज्य का विस्तार ना कर दे। इसलिए उसने अपने मुख्य सेनापतियों को बुलाया और सेना को एकजुट किया ताकि मेवाड़ की सेना से लड़ने के लिए तैयार रहे। दिल्ली में हुई हलचल मेवाड़ के राजा राणा सांगा के कानों में भी पहुंची, जिसके बाद उन्होंने भी अपनी सेना को एकजुट किया और युद्ध के पूर्वाभास के चलते उन्होंने भी कमर कस ली। उसके बाद इब्राहिम लोदी ने सबसे पहले अपनी सेना को मेवाड़ की तरफ बढ़ने को कहा, जिसके बाद महाराणा सांगा की सेना भी आगे बढ़ी। महाराणा सांगा के साथ छोटी छोटी रियासतों के अन्य कई राजाओं का भी सहयोग था। इन दोनों ही राजाओं की सेनाओं का राजस्थान के खातौली नामक स्थान पर आमना सामना हुआ। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने बहुत वीरता से इब्राहिम लोदी के सेनाओं का सामना किया। इब्राहिम लोदी भी मेवाड़ी सेना और राणा सांगा की शक्ति को देख दांतों तले उंगली दबाने लगा। जब इब्राहिम लोदी को लगने लगा कि उसकी सेना मेवाड़ी सेना के सामने कमजोर पड़ रही है, तब वह मैदान छोड़ भागना शुरू कर दिया। जैसे तैसे इब्राहिम लोदी खुद की जान बचाकर भागने में कामयाब रह गया, लेकिन मेवाड़ी सेना ने उसके पुत्र शहजादा को पकड़ लिया। खातौली का यह युद्ध लगभग 5 घंटे तक चला था। इस युद्ध में महाराणा सांगा काफी ज्यादा घायल हो गए थे। उनका एक हाथ भी कट गया था और शरीर पर काफी ज्यादा घाव भी हो गए थे।
मेवाड़ी सेना ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को पकड़कर मेवाड़ लाया, लेकिन वहां पर राणा सांगा ने उसे एक छोटा सा ही दंड देकर छोड़ दिया। इब्राहिम लोदी अपने हार के पश्चात बदले की आग में तपने लगा और उसने दोबारा अपनी सेना को संगठित कर धौलपुर में राणा सांगा के साथ युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। खानवा का युद्ध। राणा सांगा के जीवन यात्रा में खानवा का युद्ध भी एक महत्वपूर्ण युद्ध था। यह युद्ध राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच खानवा के मैदान में 16 मार्च 1527 को हुआ था। यह युद्ध राणा सांगा के द्वारा राज्य के विस्तार को बढ़ाने के लिए छेड़ा गया था। दरअसल उस समय राणा सांगा अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी और वे लगातार अपने राज्य का विस्तार किए जा रहे थे। वे अफगानों की सत्ता को भी समाप्त कर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। उनके राज्य की सीमा आगरा के निकट तक पहुंच चुकी थी। उधर आगरा में बाबर का शासन था। अब बाबर को राणा सांगा से खतरा उत्पन्न हो सकता था। हालांकि राणा सांगा यही सोच रहे थे कि बाबर भी तैमूर के भांति दिल्ली में लूटपाट करके वापस लौट जाएगा। लेकिन 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त करने के बाद भी बाबर दिल्ली में शासन करता रहा। इससे राणा सांगा को भी यकीन हो गया कि अब बाबर दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और अब तो बाबर ने सिंधु गंगा घाटी में भी वर्चस्व स्थापित कर लिया था। ऐसे में राणा सांगा के लिए खतरा और भी बढ़ गया था। इसीलिए राणा सांगा ने बाबर को देश से भगाने का निर्णय लिया। इसी बीच बाबर भी अफगान विद्रोहियों को कुचलने का निर्णय लिया था। ऐसे में बाबर से बचने के लिए कई अफगान सरदार ने राणा सांगा के शरण में जाना उचित समझा। अफगान सरदारों में इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी और मेवात का सूबेदार हसन खां मेवाती भी था। इन अफगान सरदारों ने राणा सांगा को बाबर के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया और अपनी सहायता देने का भी वचन दिया और बाबर के द्वारा बयाना, कालपी, आगरा और धौलपुर पर अधिकार किए जाने से राणा सांगा पहले से ही गुस्से में थे। ऐसे में अफगान सरदारों से वे बहुत जल्दी प्रोत्साहित हो गया और बाबर के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय ले लिया। राणा सांगा को कुछ अफगान सरदारों के अतिरिक्त छोटे छोटे रियासतों के राजपूत सरदारों का भी साथ मिला। सभी को एकजुट करके राणा सांगा ने एक विशाल सेना का निर्माण किया और उनके साथ आगरा पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़े। राणा सांगा की सेना सबसे पहले बयाना पर अधिकार स्थापित की। बयाना की रक्षा के लिए बाबर ने ख्वाजा मेहंदी को मदद के रूप में भेजा था, लेकिन राणा सांगा ने उन्हें परास्त कर दिया। सीकरी के पास भी आरंभिक मुठभेड़ में मुगल सेना को राणा सांगा की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मुगल सेना का इस तरीके से लगातार पराजय होने के कारण उनका मनोबल गिरने लगा। ऐसे में अपनी सेना का मनोबल गिरते देख बाबर ने बहुत धैर्य से काम लिया। उसने शराब न पीने की कसम खाई, अपने मुसलमान भाइयों पर से तमगा, एक प्रकार का व्यापारिक कर भी उठा लिया। उसने जिहाद की भी घोषणा कर दी। इसके अतिरिक्त भी उसने सेना को कई तरह के प्रलोभन दिए ताकि सेनाओं में फिर से उमंग और जोश आ जाए। अंततः बाबर की सेना में फिर से उत्साह और उमंग का संचार हुआ। उसके बाद बाबर अपने उन सभी सेनाओं के साथ राणा सांगा का मुकाबला करने के लिए फतेहपुर सिकरी के निकट स्थित खानवा नामक जगह पर पहुंचा, जहां पर राणा सांगा की प्रतीक्षा में था। बाबर ने राणा सांगा को हराने के लिए उसी चक्रव्यूह की रचना की जिसका प्रयोग उसने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए पानीपत के युद्ध में किया था। उसके बाद 16 मार्च 1527 को दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई और इस युद्ध में बाबर के द्वारा गोला बारूद का जमकर प्रयोग किया गया। हालांकि बाबर के पास इतिहासकारों के अनुसार उस समय 2 लाख मुगल सैनिक थे और राणा सांगा के पास भी उसके जितनी सैनिक थी।
लेकिन बाबर के पास गोला बारूद का बड़ा जखीरा था। लेकिन राणा सांगा के पास साहस और वीरता थी। इस युद्ध में राणा सांगा बाबर की सेना के सामने कमजोर पड़ने लगी। इस युद्ध में राणा सांगा के एक आंख पर तीर भी लग गई थी। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उनके शरीर पर कुल 80 घाव भी आए थे। भले ही इस युद्ध में राणा सांगा हार गए, लेकिन एक पल के लिए राणा सांगा के वीरता को देख बाबर का भी होश उड़ गया था। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय का कारण। बाबर और राणा सांगा के बीच हुए खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पराजय का मुख्य कारण बाबर के द्वारा युद्ध में प्रयोग किए गए गोला बारूद माना जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई कारण थे जिससे राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल इस युद्ध में राणा सांगा को छोटे छोटे रियासतों के कई राजाओं ने साथ दिया था। हालांकि वे स्वार्थवश महाराणा सांगा का साथ दे रहे थे। देश प्रेम की भावना उनके अंदर नहीं थी और उन सरदारों में से कई ऐसे लोग थे जिनमें आपसी में मतभेद या शत्रुता थी, जिस कारण इस युद्ध में उनके अंदर जोश और जुनून खत्म हो गया। दूसरा कारण यह भी माना जाता है कि युद्ध के बीच में ही महाराणा सांगा मूर्छित हो गए थे, जिन्हें पालकी में सुलाकर युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया, जिससे सेना का मनोबल भी टूट गया था। महाराणा सांगा के पराजय का मुख्य कारण यह भी माना जाता है कि इस युद्ध में बाबर की सेना एक व्यवस्थित सेनापति और राजा के नेतृत्व में युद्ध लड़ रही थी, जबकि मेवाड़ की सेना में कई छोटे छोटे रियासतों के राजा शामिल थे और अलग अलग सेनाओं का नेतृत्व अलग अलग लोगों के हाथ में था। ऐसे में उसमें एकता और तालमेल नहीं दिख पाया, जिस कारण महाराणा सांगा की हार हो गई। राणा सांगा की मृत्यु। राणा सांगा बाबर को उखाड़ फेंकना चाहते थे। उन्होंने उनके खिलाफ युद्ध भी किया था और वह बुरी तरह से घायल हुए थे, क्योंकि वह उन्हें भारत में एक विदेशी शासक के रूप में देखते थे। दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए अफगान सरदारों ने समर्थन दिया था। राणा सांग 21 फरवरी 1527 को मुगल पहरे पर हमला किया और इसे खत्म कर दिया। इस तरह से उन्होंने कई युद्ध को अंजाम दिया। इन सब जीत के बाद उनके दुश्मन लगातार बढ़ते चले गए। राणा सांग की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को चित्तौड़ में हुई। यह किसी राजा से युद्ध के दौरान नहीं हुई। उन्हें साजिश के तहत अपने ही सरदारों द्वारा जहर देकर मारा गया। लेकिन उन्हें आज भी इतिहास अपने पराक्रम के लिए याद करता है।